नमस्कार, मैं नरेश कुमार भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्विस संविधान की विशेषताएं देखेंगे। व्हाट इज़ द सेलिएंट फीचर ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। स्विस संविधान एक सामान्य व्यक्ति के लिए और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के लिए बहुत ही आकर्षण का बिंदु है। इसका आकर्षण क्यों है पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के लिए? तो स्विस जो व्यवस्था है वह एक आदर्श के रूप में पढ़ाई जाती है। तो क्यों इसका आकर्षण है? स्विस संविधान एक छोटा सा स्विट्जरलैंड एक छोटा सा सुंदर देश है। इसका शासन विधान लोकतंत्र का एक विशिष्ट प्रकार है। ये जो स्पेसिफिक बात है, जो ये लोकतंत्र का विशिष्ट मॉडल है, इसी वजह से यह राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति माना जाता है। जनतंत्रीय सिद्धांतों का क्रियान्वयन संसार के अन्य देशों से अधिक पूर्णता और तीव्रता से यहाँ होता है। यानी ना केवल लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अपना विशिष्ट मॉडल है, लेकिन उस लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनकी अनुपालना या उनका जो क्रियान्वयन है वह भी अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा तीव्रता से और ज़्यादा अपने परफेक्ट फॉर्म में यहाँ किया जाता है। यहाँ की अनोखी कार्यपालिका है, इसे बहुल कार्यपालिका भी कहते हैं। स्विस नागरिकों में प्रजातंत्र की भावना प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो एम है वह केवल राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध का अध्ययन ही नहीं है, उसे उस भावना का निर्माण करना है जो कि आदर्श शासन प्रणाली के अनुरूप हो। तो ये जो प्रजातंत्र की भावना है यह स्विस नागरिकों में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। वर्तमान प्रजातंत्रों में से जो कि एक वास्तव में प्रजातंत्र है, स्विट्जरलैंड अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। जेम्स ब्राइस, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेम्स ब्राइस का ये कथन है कि अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अब हम वन बाय वन फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की। निर्मित एवं लिखित 1848 का जो संविधान था स्विट्जरलैंड का, उसका संशोधित रूप 1874 का संविधान बना और वर्तमान में ये जो संविधान है वह जनमत संग्रह के उपरांत 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ। इसमें 196 अनुच्छेद हैं, 4 अध्याय हैं तथा प्रस्तावना है। संघ व कैंटनों के मध्य शक्ति विभाजन का स्पष्ट उल्लेख है। उन साधारण बातों का भी उल्लेख है जो सामान्य विधेयकों के अधिकार क्षेत्र में रहनी चाहिए, जैसे मछली पकड़ना और जुआ खेलना। स्विस संविधान में कैंटनों की शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं है। लिखित होने के बावजूद कुछ परंपराएं विकसित हो गई है। देखिए, यहाँ हमने क्या देखा कि कैंटनों की शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं है, यानी कैंटनों के अपने अलग संविधान हैं। कैंटन से तात्पर्य है कि स्विट्जरलैंड में जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को कैंटन कहते हैं, जैसे अपने यहाँ राज्य कहते हैं, अमेरिका में स्टेट्स कहते हैं। तो कैंटन्स के अपने अपने अधिक संविधान हैं। स्विट्जरलैंड में 20 जो यूनिट्स हैं उनको पूर्ण कैंटन का और 6 यूनिट को अर्ध कैंटन का दर्जा प्राप्त है। को अर्ध कैंटन का दर्जा प्राप्त है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। ये संविधान कठोर और नम्य है। कठोर संविधान से तात्पर्य वह होता है
जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो। और संशोधन करना मुश्किल कब होगा? जब संशोधन के लिए आवश्यक जो बहुमत है, आवश्यक बहुमत ज़्यादा हो, प्लस संशोधन की शक्ति संघ के साथ साथ राज्यों का बहुमत भी आवश्यक हो या राज्यों का समर्थन आवश्यक हो। और तीसरा, और भी कठोर अगर बनाना हो या और भी कठोर संविधान वह कहलाता है जिसमें ना केवल संघ की जरूरत पड़ती हो, साथ साथ राज्यों की भी जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ जनमत का भी समर्थन आवश्यक हो। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर दुरूह होती है, मुश्किल होती है या साधारण कानून के से अलग होती है तो वह कठोर संविधान कहलाता है। और स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान है क्योंकि उसमें संशोधन की शक्ति न केवल संघ बल्कि राज्य विधानमंडलों तथा जनमत संग्रहों के हाथ में होती है। जनमत संग्रह होता है तभी जाकर संविधान संशोधन होता है। स्विट्जरलैंड में जो संविधान का संशोधन है वो दो तरह का होता है, आंशिक और पूर्ण संविधान। पूर्ण संविधान से तात्पर्य है एक तरीके से नया संविधान लागू करना। जैसे 1848 के संविधान के बाद में 1874 का संविधान आया और आज का जो संविधान है वो 2000 का संविधान है। तो ये जो नए संविधान बने ये पूर्ण संविधान संशोधन से बने। 2005 तक 5 संशोधन हो चुके हैं, अर्थात अमेरिका के संविधान से भी कम, अर्थात अमेरिका के संविधान से कम कठोर है क्योंकि अमेरिका के संविधान में 200-300 सालों में मात्र 27 संशोधन हुए हैं। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम से तात्पर्य है जिसमें केंद्र और राज्यों की सरकार के अलग अलग लेवल होते हैं, इनके मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है और ये शक्तियाँ संविधान में लिखित होती हैं और विवाद ना हो इसलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो संघात्मक शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड में है। वहाँ 20 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन है। सरकार 2 होती है, केंद्र की और एक कैंटन की। अमेरिकी संघ व्यवस्था से यह कठोर है। अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्जरलैंड में कैंटनों ने। अमेरिकी संघ की प्रस्तावना में लिखा गया है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। जैसे भारत की संविधान में लिखा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है हम भारत के लोग भारत को, वैसे ही स्विस संविधान में लिखा है स्विट्जरलैंड के प्रभु सत्ताधारी कैंटनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं। इस भाषा में ही हम यहाँ देखते हैं कि कैंटन यहाँ प्रभु सत्ताधारी हैं, यानी कैंटन की प्रभुसत्ता को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कैंटन स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं और यदि चाहें तो संघ से निकल सकते हैं। इसी वजह से ये इनको कन्फेडरेशन भी कहा जाता है। संविधान में भी कन्फेडरेशन वर्ड यूज़ किया गया है। कन्फेडरेशन से तात्पर्य परिसंघ होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों के पास हैं। स्विट्जरलैंड में जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें केंद्र की शक्तियाँ लिख दी गई हैं और शेष सभी शक्तियाँ कैंटनों के लिए रखी गई हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति नहीं है। न्यायालय को अर्थात न्यायपालिका संघात्मकता की रक्षा नहीं करती। अगली जो विशेषता है वह है गणतंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष और उदार राज्य। गणतंत्र से तात्पर्य है रिपब्लिक, यानी स्टेट ऑफ हेड्स हैं वह जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कोई भी व्यक्ति निर्धारित योग्यता के बाद में चुनाव लड़ सकता है, यानी वह पद किसी जाति, वंश, परिवार के लिए आरक्षित नहीं होते। धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य है राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करता। स्विस राष्ट्रपति भारतीय अमेरिका के राष्ट्रपति से कम महत्वपूर्ण है। हंस ह्यूबर ने कहा राजतंत्रीय ढंग से सोचना। राजतंत्र क्या होता है? जहाँ राजा होता है और उसी का ही खानदान का कोई व्यक्ति राजा बनता है। तो राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्जरलैंड के निवासियों के लिए एक विदेशी बात है, यानी वो उन्हें शूट नहीं करता।
किसी शासक की शक्ति और सुविधाओं के लिए उनके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए सब नागरिकों का मामला है। उसका संचालन न तो वंश परंपरागत आधार पर हो सकता, न उसे किसी एक निर्वाचित व्यक्ति ही के सुपुर्द किया जा सकता है। रैपर्ट्स ने कहा, स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है, व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड का जो दर्शन है, संविधान का जो दर्शन है, व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है। राज्य व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए है, यही एक तरीके से उदारवाद का दर्शन है, लिबरलिज्म का दर्शन है, यानी स्विट्जरलैंड का जो राज्य है वह उदार राज्य है। बहुल कार्यपालिका, यह स्विट्जरलैंड की एक अनूठी विशेषता है, ऐसा कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। बहुल कार्यपालिका से तात्पर्य है कि बहुल कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकारी प्रधान होता है। इस प्रधान को ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति का कोई अलग चुनाव नहीं है, एक 7 सदस्यों की फेडरल काउंसिल बनी होती है और इन 7 सदस्यों में बारी बारी से एक व्यक्ति 1-1 वर्ष के लिए अग्रणी रोल प्ले करता है, वह स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। यानी 7 अलग अलग टाइम के लिए राष्ट्रपति बनते हैं और इसे राष्ट्रपति के रूप में भी कोई विशेष शक्तियां हासिल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल जो काम होते हैं वो करता है। यह राष्ट्रपति राष्ट्र की धुरी नहीं होता, उसमें तथा सरकार के अन्य सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता। राष्ट्रपति राज्य की सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है, यानी वो जिस फेडरल काउंसिल के पास कार्यपालिका शक्ति है उसका सभापति मात्र है। इस स्थिति में वह औपचारिक प्रधान के रूप में उन रस्मी क्रियाकलापों को करता है जो राज्य प्रधान करते हैं, यानी राष्ट्रपति के रूप में उसे कोई एक्स्ट्रा शक्ति हासिल नहीं होती। कार्यपालिका शक्ति का निवास किस में निवास करता है? फेडरल काउंसिल में या संघीय सरकार में। फेडरल काउंसिल को ही संघीय सरकार कहते हैं। यह संस्था ही राष्ट्र की प्रधान कार्यपालिका है, देश की सर्वोच्च शासक है। राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। देखिए, किसी भी देश में हम देखें तो सर्वोच्च कार्यपालिका का निवास किसी एक व्यक्ति में, एक पद में करता है। जैसे अमेरिका में जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वह सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ऐसा स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति किस में निवास करती है? 7 सदस्यीय एक बॉडी है जिसे फेडरल काउंसिल या संघीय सरकार कहते हैं, उसमें कार्यपालिका शक्ति का वास होता है। इसी वजह से स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था है वह बहुल कार्यपालिका कहलाती है, यानी यहाँ की कार्यपालिका किसी एक व्यक्ति की बजाय एक बॉडी जिसमें कई सदस्य हैं उसमें निवास करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता के प्रतिनिधि वोट डालकर किसी पदाधिकारी का चयन करते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है कि जो विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर जो एमपीज आते हैं वो एमपी अपने में से प्रधानमंत्री को चुनते हैं। भारत में सीएम का चुनाव कैसे होता है कि जो विभिन्न क्षेत्र से जो एमएलएज चुन के आते हैं वो एमएलएज अपने में से सीएम का चुनाव करते हैं। तो ये व्यवस्था, ये जो चुनाव होते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाते हैं। और लोकतंत्र का में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में हम बांटें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां शासन यानी रूल फॉर्मेशन और कानून निर्माण और शासन संचालन का कार्य जनता स्वयं करती है। कानून निर्माण और शासन संचालन का कार्य, कानून निर्माण और शासन संचालन का कार्य अगर जनता स्वयं करती है, प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी से करती है, तो वह कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
और अगर यह कार्य जनता के प्रतिनिधि करते हैं तो यह कहलाता है, जनता के प्रतिनिधि करते हैं तो यह कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत में कानून निर्माण और शासन संचालन का कार्य कौन करता है? कानून निर्माण का कार्य संसद करती है, राज्यों में विधानमंडल करते हैं, और जो कार्यपालिका कार्य है वह कैबिनेट प्लस पीएम और कैबिनेट प्लस सीएम करते हैं राज्यों में। तो ये जो लोग हैं ये सारे जनता के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसी व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कानून निर्माण और शासन संचालन का कार्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी से होता है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानूनों को रद्द कर सकती है। यह व्यवस्था कैंटनों में भी है। तो ऐसी व्यवस्था है स्विट्जरलैंड में, इसलिए उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेनवेल तथा आउटर अपेंजेल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संस्थाएं हैं। इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाएं लैंडसजीमाइंड द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कुछ कैंटनों में तो जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। देखिए, 2 कैंटनों में सीनेट के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार है। स्थानीय स्तर पर कम्युनिस्ट में तो जनता सीधे सीधे कानून बनाती है और अपने अधिकारियों को चुनती है। कुछ कैंटनों में जनता के लिए मतदान अनिवार्य है। जुर्चर ने कहा है, आधुनिक वर्षों में स्विट्जरलैंड और प्रजातंत्र पर्यायवाची राष्ट्र बन गए हैं। जो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड के में प्रत्येक स्तर में और प्रत्येक कैंटन में हर जगह बराबर मात्रा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पूर्ण, जैसे एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संस्थाएं हैं, जहाँ लैंडसजीमाइंड के द्वारा प्रत्यक्ष कानून का निर्माण करती है। 2 कैंटन में सीनेट के सदस्यों को रिकॉल करने की शक्ति हासिल है। कुछ कैंटनों में मतदान अनिवार्य है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सफल एग्जाम्पल माने जाते हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसा मिलता है। अन्य देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मिलते नहीं हैं। निराली संसदीय व्यवस्था। स्विस व्यवस्था में कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के हैं, फिर भी इसे पूरी तरह संसदीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। वहाँ कुछ बातें अध्यक्ष शासन व्यवस्था की हैं, फिर भी पूर्णतः अध्यक्ष नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री कैबिनेट की सहायता से होती है। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में एकल व्यक्ति के पास ही संपूर्ण शक्ति का निवास होता है। लेकिन संघीय व्यवस्था संसद स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्था है वो तो इन दोनों व्यवस्थाओं से अलग है। वहाँ न तो ऐसी कोई कार्यपालिका का विभाजन है और ना ही एक व्यक्ति में कार्यपालिका शक्ति का निवास है। यहाँ तो कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक निकाय के पास है जिसे फेडरल काउंसिल कहा जाता है, लेकिन यहाँ कार्यपालिका बहुल है। स्विस कार्यपालिका संसदीय है क्योंकि यहाँ संघीय संसद के प्रति कि जो ये सरकार है, जो फेडरल काउंसिल है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी कैसे होती है कि संसद इसकी कार्यों की आलोचना कर सकती है, संसद ही इनका चुनाव करती है, लेकिन यह संसद के अविश्वास के बावजूद पद छोड़ने के लिए इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था की है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के अलावा संसद उसे पद से नहीं रिमूव कर सकती। स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्ष होते भी शक्तियों का वह पृथक्करण यहाँ नहीं पाया जाता। जैसे अध्यक्षीय व्यवस्था में स्थायित्व होता है, वह स्थायित्व यहाँ भी है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण मिलता है, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण नहीं मिलता। तो ये वो व्यवस्थाएं हैं जो स्विट्जरलैंड की संसदीय व्यवस्था को अनोखा रूप देती है।
निरालापन है उसका कि उसमें ना तो संसदीय व्यवस्था वाले सारे गुण हैं और ना ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले सारे गुण हैं। निराली व्यवस्थापिका है कि निराली व्यवस्थापिका इन दैट सेंस, जैसा मैंने आपको बताया कि अधिकांश देशों में जहाँ जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ किसी एक सदन के पास ज़्यादा शक्तियाँ हासिल होती है, लेकिन यहाँ दोनों सदनों के पास शक्तियाँ बराबर हैं। यह अद्वितीयता है। इवन वित्तीय भी, जैसे वित्तीय शक्तियों की बात जब भी आती है किसी भी लोकतंत्र में, तो वित्तीय शक्तियाँ हमेशा ही जनता के प्रतिनिधि वाला जो सदन होता है उसमें होती है, लेकिन यहाँ दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ भी समान हैं। व्यापक मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार और सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख। स्विट्जरलैंड के संविधान में 1848 के संविधान में भी मौलिक अधिकार थे, लेकिन उनका कोई अलग चैप्टर नहीं था। अब जो संविधान है जो 1 जनवरी 2000 से लागू है उसमें फंडामेंटल राइट के लिए अलग चैप्टर है और ये राइट्स बहुत व्यापक हैं। अनुच्छेद 7 से 36 तक इनका प्रावधान है। अनुच्छेद 37 से 40 तक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान है। 41 से 43 तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख है। यानी ये बहुत ज़्यादा व्यापक है। आर्टिकल 7 से 43 तक ये फैले हुए हैं। न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। दुर्बल स्थिति किसके कंपैरिजन में? देखिए, न्यायपालिका की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन कई कसौटियों पे होता है। नंबर 1 कसौटी है कि उनका जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका की, वह कैसे सुनिश्चित की हुई है, कितनी हद तक सुनिश्चित की हुई है, यानी उनका चयन कौन करता है और उनका जॉब है वो कितना सुरक्षित है। दूसरा, उनका जो शक्तियां हैं वो कितनी विस्तृत है, क्या उन्हें संसद के बनाए गए कानून को रद्द करने की शक्ति हासिल है या नहीं है। इसे जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहते हैं। भारत और अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वहाँ के, उनको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति हासिल है, यानी वो वहाँ की संसद के बनाए हुए कानून को रद्द कर सकते हैं। हमने देखा था भारत में भी कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के बनाए कानून को रद्द कर दिया और अमेरिका में भी यह शक्ति हासिल है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वह केंद्रीय कानूनों के मामले में नहीं है, यानी केंद्र सरकार के जो कानून बनाती है उनमें जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लेकिन कैंटनों के बनाए हुए कानून को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। लेकिन फिर भी हम देखें अमेरिका और भारत की तुलना में यह न्यायपालिका की कमजोर स्थिति का द्योतक है। यहाँ न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था का रक्षक नहीं है। संघात्मक व्यवस्था का रक्षक कैसे नहीं है? संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है और अगर इस बंटवारे का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका है वह इस विवाद का निपटारा करती है। लेकिन यहाँ क्या है कि केंद्र जो कानून बनाता है उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो अगर केंद्र ने राज्य सूची के विषय पर या यूं कहें ऐसे विषय पर कानून बना दिया जिस पर कानून बनाने का उसे अधिकार नहीं था, तो कैंटन क्या कर सकते हैं? कैंटन के पास उस कानून को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का शक्ति है ही नहीं। तो एक तरीके से केंद्र है वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। संघात्मक व्यवस्था का रक्षक न्यायपालिका नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन सिर्फ कैंटनों के द्वारा बनाए गए कानूनों का हो सकता है। संघीय कानूनों की व्यवस्था का अधिकार केवल संघीय संसद को है। केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली मानने के बावजूद कुछ आपात स्थितियों में स्थानीय प्रशासन में भी इंटरफेयर करने की शक्ति के बावजूद भी कैंटनों की स्वायत्ता की रक्षा की गई है। जो शक्तियां केंद्र को नहीं सौंपी गई वे सभी कैंटनों को है। स्विस नागरिक राज्य मंडल की अपेक्षा कैंटनों को अधिक चाहते हैं। उनकी जो प्रियम्बल है उसमें भी ये लिखा हुआ है, कैंटनों के लोग, प्रभु सत्ताधारी कैंटनों के लोग एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। मैं कैंटन का हूँ, कैंटन मेरा है जैसी भावना राज्य मंडल के प्रति नहीं पाई जाती। स्विट्जरलैंड में यह भावना यानी कैंटन के प्रति जो निष्ठा है वह राज्य मंडल के प्रति निष्ठा नहीं मिलती। सेना का प्रावधान।
पूर्व के संविधान में संघ सरकार को स्थायी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, यानी कैंटनों को इतनी ज़्यादा स्वायत्ता थी कि केंद्र है वह स्थायी सेना ही नहीं रख सकते थे। लेकिन नए संविधान में अनुच्छेद 58 के तहत संघ को सेना रखने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार स्विस पुरुष नागरिक को सैनिक सेवाएं देना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए सैनिक स्वेच्छापूर्ण रखी गई है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे कौन सी वो सैलियंस फीचर्स हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की।